नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। शुरुआत करते हैं विश्व व्यापार संगठन के पीस क्लॉज से। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने मिलकर विश्व व्यापार संगठन के पीस क्लॉज का उपयोग करने पर भारत पर सवाल उठाए हैं। धान की फसल पर लक्षित भारत के मूल्य समर्थन कार्यक्रम की विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में समीक्षा की जा रही है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने सब्सिडी के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक मात्रा में सब्सिडी दिए जाने के भारत के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले भारत सरकार ने समर्थन मूल्य की उच्चतम सीमा में वृद्धि के कारण WTO को सूचित किया था कि इसने पीस क्लॉज का उपयोग किया है। भारत का कहना है कि ये लाभ किसानों को विपणन वर्ष 2018-19 के लिए धान हेतु उपलब्ध हो सकता है। WTO के कृषि समझौते के अंतर्गत विकासशील देश मूल्य समर्थन उपायों और इनपुट सब्सिडी के रूप में डी मिनिमस स्तर तक सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं। दरअसल डी मिनिमस स्तर को कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के 10% के बराबर निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि भारत ने धान उत्पादक किसानों को 43.67 अरब डॉलर मूल्य के धान के उत्पादन पर 5 अरब डॉलर की सब्सिडी प्रदान की थी, जो उत्पादन मूल्य का लगभग 11.4% थी, यानी ये उच्चतम सीमा से अधिक थी। पीस क्लॉज दरअसल सब्सिडी की अधिकतम सीमा का अतिक्रमण होने पर विकासशील देशों को WTO के सदस्य देशों द्वारा चुनौती दिए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2013 के बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सदस्य देशों ने अंतरिम आधार पर सहमति व्यक्त की थी कि यदि कोई देश सब्सिडी के संदर्भ में सहमति सीमाओं का अतिक्रमण करता है तो सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रमों को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जाएगी। भारत पीस क्लॉज का प्रयोग करने वाला प्रथम देश है। बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई। केशव गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक नेताओं में से एक थे। वे बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय द्वारा समर्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक ने स्वराज या स्वशासन का समर्थन किया था और बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलनों का प्रचार किया था। तिलक ने लोगों में एकता और राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने के लिए गणेश चतुर्थी व शिवाजी जयंती जैसे उत्सवों का आयोजन किया था। जवाहरलाल नेहरू ने तिलक को भारतीय क्रांति का जनक कहा था तथा महात्मा गांधी ने इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में वर्णित किया था। तिलक जिन संगठनों से संबंधित थे उनमें अखिल भारतीय होम रूल लीग और सामान्य जन को अंग्रेजी में शिक्षित करने के उद्देश्य से 1884 में स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी प्रमुख थी। आइए अब तिलक के साहित्यिक कार्यों पर नजर डालते हैं। तिलक ने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था। इसके अलावा उनकी पुस्तक है गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन द वेदास आदि। अगली खबर 15वें वित्त आयोग द्वारा कृषि निर्यात पर गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह पर आधारित है। इस समूह का गठन कृषि निर्यात पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। इसके अलावा उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के गठन के और भी कई उद्देश्य थे, जैसे कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, उनके प्रदर्शन को मापने के लिए एक विधि की अनुशंसा करना। इसके अलावा राज्य ऐसी फसलों को बढ़ावा दे जिनसे आयात का विकल्प तैयार किया जा सके। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने कुछ निष्कर्ष दिए हैं, जैसे भारत के कृषि निर्यात के वित्त वर्ष 2019 के 40 अरब डॉलर से बढ़कर कुछ ही वर्षों में 70 अरब डॉलर तक हो जाने की संभावना है। इससे लगभग 7 से 10 मिलियन रोजगार सृजित होंगे और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा अवसंरचना, प्रसंस्करण और मांग बढ़ाने वाले उपायों में 8 से 10 अरब डॉलर का निवेश होना अनुमानित है। इस रिपोर्ट की कुछ प्रमुख अनुशंसाएं: 22 फसलों की मूल्य श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करना, मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र रूप से मूल्य श्रृंखला क्लस्टर्स का समाधान निकालना, हितधारकों की भागीदारी के साथ राज्य आधारित निर्यात योजना का निर्माण करना। इन योजनाओं को तैयार करने में केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। परिणाम प्राप्त करने और निष्पादन में निजी क्षेत्र को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
योजनाओं के कार्यान्वयन के वित्त पोषण और सहायता पहुंचाने के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना, वर्तमान योजनाओं के अभिसरण, वित्त आयोग द्वारा आवंटन और निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से वित्त पोषण को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कृषि निर्यात नीति प्रस्तुत की गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य हैं निर्यात को दोगुना करना, निर्यात बास्केट में विविधता लाना, बाजार तक पहुंच प्रदान करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण को बढ़ावा देना। अगली खबर सामाजिक सुरक्षा संहिता से संबंधित है। श्रम संबंधी संसद की स्थायी समिति ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस संहिता को वर्ष 2019 में लोकसभा में पुनर्स्थापित किया गया था। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने इसे स्थायी समिति को भेज दिया था। ये संहिता सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 अधिनियमों जैसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 आदि को प्रतिस्थापित करती है। सामाजिक सुरक्षा के तहत उन उपायों को शामिल किया जाता है जिसमें श्रमिकों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और आय सुरक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित किया जाता है। ये उन 4 संहिताओं में से एक है जिनके अंतर्गत श्रम मुद्दों से संबंधित अलग अलग 44 अधिनियमों को शामिल किया गया है। इसमें अन्य 3 संहिताएं हैं: मजदूरी संहिता, उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता। इस समिति ने कुछ मुख्य सुझाव दिए हैं जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा को ILO अभिसमय 1952 के न्यूनतम मानक के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। श्रमिक की परिभाषा का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि सभी प्रकार के श्रमिकों जैसे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को इसमें शामिल किया जा सके। इसमें गिग वर्कर्स यानी अनौपचारिक श्रमिक और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यानी ऑनलाइन कार्य करने वालों की स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। समय समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ मजदूरी सूचीकरण की एक स्वचालित प्रक्रिया यानी ऑटोमेटिक प्रोसेस के माध्यम से मजदूरी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इस संहिता में मौजूद सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं के संचालन के लिए धन के स्रोत को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। अगली खबर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने किफायती किराए के आवासीय परिसरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। किफायती किराए के आवासीय परिसरों यानी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस ARHC योजना को हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के अंतर्गत एक उपयोजना के रूप में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी को वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस का प्रयोजन शहरी प्रवासियों या निर्धनों को सुगमता पूर्वक जीवन यापन के लिए उनके कार्यस्थल के पास ही वहनीय किराए वाले आवासीय परिसरों तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे इस योजना के अपेक्षित लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग की श्रेणी में शामिल शहरी प्रवासी या निर्धन व्यक्ति शामिल होंगे। इसके अंतर्गत श्रमिक, औद्योगिक कामगार, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, छात्र आदि शामिल हैं। 2 मॉडलों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। जैसे वर्तमान में सरकारी धन से बने हुए खाली पड़े आवासीय परिसरों को PPP के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में बदला जाएगा। सार्वजनिक या निजी संस्थाओं द्वारा अपनी खाली पड़ी जमीन पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जाएगा। केंद्र सरकार किफायती आवास निधि और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत रियायती परियोजना वित्त, आयकर और GST में छूट और तकनीकी विकास के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी ताकि ARHCs में नवोन्मेषी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना को सभी सांविधिक कस्बों, अधिसूचित नियोजन क्षेत्रों और विकास क्षेत्र या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यान्वित किया जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारतीय निक्षेपागार रसीद यानी IDR एक प्रकार का वित्तीय प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट होता है। इसे जारीकर्ता कंपनी की अंतर्निहित इक्विटी के एवज में एक घरेलू निक्षेपागार यानी डोमेस्टिक डिपोजिटरी द्वारा निर्मित निक्षेपागार रसीद के रूप में भारतीय रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है। डोमेस्टिक डिपोजिटरी सेबी के साथ पंजीकृत होते हैं।
ये प्रतिभूतियों के संरक्षक होते हैं। IDR विदेशी कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति बाजार से धन जुटाने में सक्षम बनाता है। प्रथम IDR को वर्ष 2010 में जारी किया गया था। हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एकमात्र घरेलू निक्षेपागार ने भारतीय शेयर बाजार से अपनी IDRs को सूची से हटाने का निर्णय लिया है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ये नगर निगम जैसे स्थानीय निकाय द्वारा जारी किए जाने वाले निश्चित आय वाले प्रपत्र होते हैं। इन्हें सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे पुल, सड़क या अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है। इन्हें ऐसी परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न प्रतिफल या कर राजस्व से चुकाया जाता है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। बेंगलोर नगर निगम वर्ष 1997 में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला प्रथम शहरी स्थानीय निकाय था। ग्रामोद्योग विकास योजना, इसे हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसका उद्देश्य अगरबत्ती के विनिर्माण में शामिल कारीगरों को लाभ प्रदान करना और ग्रामीण उद्योगों का विकास करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की मशीनें उपलब्ध कराएगा, साथ ही कारीगरों को प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करेगा। हाल ही में सरकार ने आयात नीति में अगरबत्ती को प्रतिबंधित श्रेणी में सूचीबद्ध किया है और गोल बांस की छड़ियों पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। प्रतिबंधित श्रेणी, हाल ही में सरकार ने गैर आवश्यक मदों के आयात में कटौती के उद्देश्य से टेलीविजन सेट को प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया है। इस कदम से घरेलू विनिर्माण और असेंबलिंग गतिविधियों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। किसी वस्तु को आयात की प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल करने का तात्पर्य ये है कि उस वस्तु के आयातक को आयात के लिए वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। चीन भारत में टीवी सेटों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसके बाद वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग आदि देशों का स्थान आता है। ग्रीन एजी परियोजना, ये एक प्रायोगिक परियोजना है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने मिजोरम में आरंभ किया है। इसका उद्देश्य कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करना और संधारणीय कृषि पद्धतियों के अंगीकरण को बढ़ावा देना है। इसे अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य कम से कम 1,04,070 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को स्थायी भूमि और जल प्रबंधन के अंतर्गत लाना है। ये परियोजना वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा वित्त पोषित है और राष्ट्रीय स्तर पर इसे कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग पर है। ध्रुवीय भालू, एक नए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम नहीं किया गया तो ध्रुवीय भालू वर्ष 2100 तक विलुप्त हो सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन की वजह से बढ़ते वैश्विक तापमान से आर्कटिक समुद्री हिम वृहद मात्रा में पिघलने लगी है, जिससे ध्रुवीय भालुओं के लिए अपने जीवन निर्वाह के लिए कम पर्यावास क्षेत्र ही शेष रह गया है। ध्रुवीय भालू सील का शिकार करने के लिए आर्कटिक समुद्री हिम पर निर्भर होते हैं। IUCN की सूची में इसे वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। बेइदू, ये वैश्विक सेवाएं प्रदान करने के लिए चीन का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो हाल ही में परिचालित हुआ है। बेइदू 10 सेंटीमीटर तक की अवस्थिति सटीकता यानी पोजिशनिंग एक्यूरेसी प्रदान करता है, जबकि अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS लगभग 30 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करता है। पाकिस्तान और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के सदस्य देशों सहित 100 से अधिक देशों द्वारा पहले से ही इस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हैं ग्लोनास रूस का, गैलीलियो यूरोपीय संघ का, GPS संयुक्त राज्य अमेरिका, QJSS जापान का और IRNSS भारत का। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।